गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण। आज हम देखेंगे कि अरस्तु और संविधान के बारे में उनके क्या विचार हैं। अरस्तु के संविधान संबंधी विचार उनके मौलिक विचार नहीं हैं। उन्होंने संविधान संबंधी अपने विचार अपने गुरु प्लेटो की पुस्तक स्टेटमेंट से प्रभावित होकर दिए हैं। अरस्तु ने संविधान संबंधी विचार पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में दिए हैं और उनकी इसी रचना में 4 से 6 भागों में संविधान का विस्तार से वर्णन है। तो अरस्तु ने संविधान के संबंध में बहुत व्यापक कार्य किया है। अरस्तु की संविधान विषयक विवेचना 158 विभिन्न संविधानों के अध्ययन पर आधारित है। अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित विभिन्न देशों में जो शासन व्यवस्थाएं थी उनका अध्ययन किया और वो 158 थे। उसके आधार पर अपने संविधान का निर्माण किया है। तो अरस्तु ने संविधान के बारे में क्या कहा है? वे कहते हैं कि वे संविधान जो पूर्ण न्याय की दृष्टि से सामान्य हित का ध्यान रखते हैं शुद्ध संविधान हैं। वे संविधान जो केवल शासकों के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हैं विकृत संविधान हैं या शुद्ध संविधान के विकृत रूप हैं। इसमें हमने देखा कि उन्होंने संविधान का वर्गीकरण के संबंध में विचार दिए हैं और संविधान का वर्गीकरण उद्देश्य और लक्ष्यों के आधार पर किया है, जिसे उन्होंने शुद्ध या अशुद्ध रूप में पेश किया है। तो अरस्तु के संविधान संबंधी विचारों को हम निम्न पॉइंट्स में देखेंगे। पहले संविधान की परिभाषा। तो अरस्तु ने संविधान की व्याख्या 2 रूपों में की है। पहला उनका अर्थ है कि राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इसमें वो क्या कह रहे हैं? संविधान क्या है? एक जीवन पद्धति है, जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। जैसा कि उन्होंने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स के 4थे भाग में लिखा है, राज्य के और दूसरे रूप है राज्य के विभिन्न पदों का संगठन है जिससे उसकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है, सार्वभौमिक सत्ता का निर्धारण किया जाता है एवं समुदाय और उसके समस्त सदस्यों द्वारा अंगीकार लक्ष्यों की प्रकृति का निर्णय किया जाता है। तो हम अब क्या देख रहे हैं कि जो पहला अर्थ है वो तो नैतिक रूप की ओर झुकाव रखता है और जो दूसरा रूप है वो राजनीतिक रूप की ओर संकेत करता है। पहले में तो संविधान केवल जीवन निर्वाह की पद्धति ही है और दूसरे में राज्य शासन की व्यवस्था है। संविधान द्वारा विभिन्न अंगों का वर्गीकरण किया गया है और उन अंगों के स्वरूप का निर्धारण किया गया है। तो अब इन दोनों अर्थों में हमने क्या क्या चीज़ें देखी वो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। संविधान राज्य और उसके पदों का संगठन है। संविधान द्वारा राज्य की रूपरेखा और उसका आकार प्रकार निश्चित किया जाता है। संविधान ही राज्य के पदों उसके स्वरूपों को निर्धारित करता है। राज्य के प्रशासन का स्वरूप किस प्रकार का है यह निर्धारण भी संविधान के द्वारा ही होता है। शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का वितरण भी संविधान के द्वारा ही होता है और संविधान ही सर्वोच्च सत्ता निश्चित करता है। मतलब संप्रभुता किसके पास है? एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, बहुत व्यक्ति, ये सब संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है। संविधान राज्य और लोगों दोनों के लक्ष्यों को निश्चित करता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का सार है, राज्य का आधार है, राज्य का निर्माण और अंत सब संविधान से ही है। अब हम देखते हैं अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण। संविधानों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया।
अरस्तु ने अपना ये वर्गीकरण 2 आधारों पर किया है। पहला आधार है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर अर्थात संप्रभुता शक्ति है, उसका प्रयोग कितने व्यक्ति करते हैं, एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति या अनेक व्यक्ति। दूसरा आधार है नैतिक आधार, जिसे उन्होंने लक्ष्य या उद्देश्य का आधार बनाया है। इसका अर्थ है शासन करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या व्यक्तिगत हित है। इसमें उन्होंने बताया कि 3 प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, स्वाभाविक और विकृत का निरूपण किया है। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्तिगत सार्वजनिक हित के लिए है वो स्वाभाविक रूप है, और जो व्यक्तिगत हित के लिए है उसे उन्होंने विकृत रूप में देखा है। तो इसमें उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का शासन अगर वो सार्वजनिक हित के लिए है तो उसे एक तंत्र या राजतंत्र रूप देखा जाएगा। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, जिसमें किसी भी राज्य के शासन की सारी सत्ता है वो एक व्यक्ति के हाथ में होगी। राजा का लक्ष्य अपने प्रजा की भलाई करना है और राजा प्रजा के अभिभावक के रूप में कार्य करेगा। यह एक आदर्श व्यवस्था होगी जिसमें राजा अपने जन कल्याण के लिए कार्य करेगा। राजतंत्र जब विकृत होगा तो उसका विकृत रूप है वह निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा। निरंकुश तंत्र राजतंत्र का ही रूप है। इसमें शासक है जो राजा है वो जनता के हित के लिए कार्य ना कर अपने व्यक्तिगत हितों में कार्य करेगा और वह एक तानाशाह बन जाएगा। इसके विरोध में जनता के द्वारा उसकी स्वेच्छा से तंग आकर विरोध किया जाएगा और उस विरोध के परिणाम स्वरूप नई शासन व्यवस्था आएगी जिसमें कुछ व्यक्ति शासन सत्ता संभालेंगे। तो कुछ व्यक्तियों का शासन अगर सार्वजनिक हित में है तो वह कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र का अर्थ है जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ लोगों के हाथ में हो तथा जहाँ शासन सत्ता का प्रयोग विधि और कानून के अनुसार हो उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। अरस्तु की दृष्टि से कुलीन तंत्र एक प्रकार से लोकतंत्र और धनिक तंत्र के तत्वों का मिश्रण है। इसमें उन्होंने 3 तत्वों को शामिल किया है, स्वतंत्रता, जन्म, संपत्ति, योग्यता का मिश्रण होना अनिवार्य है। कुलीन तंत्र वंशानुगत भी हो सकता है, आयु के अनुसार भी हो सकता है। अरस्तु के आदर्श राज्य में आयु पे आधारित कुलीन तंत्र को ही अपनाया गया है। उनके अनुसार करोड़ व्यक्तियों को ही शासन संचालन का अधिकार दिया गया है। धनिक तंत्र अरस्तु के अनुसार धनिक तंत्र ऐसा शासन है जिसमें संपन्न और कुलीन लोग शासन संचालन करते हैं एवं वे अल्पमत में होते हैं। इसमें इसका अर्थ हुआ कि सत्ता है वो शक्तिशाली वर्ग के हाथों में होती है, वे संपत्ति के स्वामी होते हैं और वो अल्पमत में होते हैं। वह जब जनता के हित में कार्य नहीं करते और अपने व्यक्तिगत हितों में ही कार्य करते हैं, उनमें आपसी फूट और ईर्ष्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसके कुलीन तंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र का जन्म होता है। धनिक तंत्र में व्यक्ति अपने आपसी व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य करेगा और जब धनिक तंत्र के प्रति जनता में घृणा उत्पन्न होगी तो उसके बाद नई शासन व्यवस्था आएगी जिसमें अनेक व्यक्ति शासन व्यवस्था संभालेंगे और जब वो सर्वहित में कार्य करेंगे तो इससे संयुक्त प्रजातंत्र या बहुतंत्र, जिसके लिए अरस्तु ने पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया, अर्थात सारी जनता का तथा सारी जनता के लिए किया जाने वाला शासन। यहाँ हमें देखना है कि अरस्तु मध्यम मार्गीय दार्शनिक थे, उसे अतिवाद पसंद नहीं था, अतः वह राजतंत्र और कुलीन तंत्र की अप्रायता को देखते हुए, उसमें जो कमियां थी उनको देखते हुए सर्व प्रजातंत्र और पॉलिटी की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी। उसका स्वर्णिम
मध्यम मार्ग उसे एक ऐसे संविधान को स्वीकार कराना चाहता है जिसे न तो निरंकुश तंत्र हो और न ही धनिक तंत्र के दोष हो, न ही संपूर्ण जनता की राजकता हो। यह मध्यम मार्ग है पॉलिटी सर्व प्रजातंत्र। इस विधान के बारे में अरस्तु कहते हैं, सामान्य शब्दों में पॉलिटी दो विधान, जो वो कह रहे हैं कि सर्व प्रजातंत्र और जो पॉलिटी है वो दो शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण है। कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं? धनिक तंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रण बताया है उन्होंने। फिर अरस्तु ने कहा कि जब बहुसंख्यक जनता के हाथ में शासन व्यवस्था होगी और वो उसमें भी धीरे धीरे दोष उत्पन्न होंगे, क्योंकि सब नागरिक है वो सभी रूप से समान नहीं होते, उनके अंदर असमानताएं होती हैं, धन निर्धनता, अनपढ़ता, पढ़े लिखे, गरीबी, तो उनको बराबर नहीं किया जा सकता। इसी कारण लोगों में धीरे धीरे विरोध होगा और उस प्रजातंत्र पॉलिटी का विकृत रूप आएगा, जिसे अरस्तु ने भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र कहा है। तो भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र के अरस्तु भी अपने गुरु प्लेटो की भांति ही आलोचक हैं। प्रजातंत्र में उनको जो सबसे बड़ा दोष दिखता है वो है निरपेक्ष समानता। उन्होंने कहा कि जो प्रजातंत्र है वो सभी नागरिकों को समान मानता है, जो कि व्यक्तिगत योग्यता के विरुद्ध है। तो इस आधार पे अरस्तु के द्वारा वर्गीकरण किया गया और अब अरस्तु ने संविधान में चक्रीय परिवर्तन संबंधी दिया है। तो इसे अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तनों का एक चक्र भी प्रस्तुत किया है। उसे उन्होंने क्या कहा है? साइकिल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रश्न आ सकता है छोटा 2 नंबर का, साइकिल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट क्या है? तो इसका मतलब है संविधानों में काल चक्र के अनुसार परिवर्तन, जिस प्रकार मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बसंत, उसी प्रकार से अरस्तु कहते हैं कि शासन व्यवस्थाओं का भी चक्कर चलता रहता है। राजनीतिक परिवर्तन का यह चक्कर राजतंत्र से शुरू होता है, राजतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र के बाद कुलीन तंत्र और कुलीन तंत्र के बाद धनिक तंत्र, धनिक तंत्र के बाद पॉलिटी और पॉलिटी के बाद प्रजातंत्र आता है और अंत में फिर से राजतंत्र वापस परिणत हो जाता है। अब हम देखेंगे अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की आलोचना। अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की कई आधारों पर आलोचना की गई है। आलोचना करने वालों में सिनेक्लेयर, ब्लंटशली, सिल्ले, बर्गस आदि विद्वान हैं। ब्लंटशली ने कहा है, अरस्तु का वर्गीकरण पूर्णतया लौकिक है, क्योंकि इसमें धर्म और राजनीति से संबंध स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वर्गीकरण के विभिन्न आधार देखें तो यह सरकारों का वर्गीकरण है, राज्यों का नहीं। अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसी के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। वास्तव में वो राज्यों का वर्गीकरण ना होकर शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण है। मौलिकता का अभाव। आलोचकों के अनुसार अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण उनका मौलिक नहीं है। उन्होंने अपने गुरु की पुस्तक स्टेटमैन से इसकी नकल की है। प्लेटो के संवैधानिक प्रजातंत्र के स्थान पर अरस्तु ने पॉलिटी शब्द और प्रजातंत्र के स्थान पर भीड़ तंत्र या अति प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग कर लिया है। प्लेटो के वर्गीकरण का आधार उत्तमता और संख्या को बनाया है, तो अरस्तु ने उसमें आर्थिक तत्व और जोड़ दिया है। संविधान, राज्य और शासन शब्द में अंतर का अभाव। अरस्तु के वर्गीकरण में संविधान, शासन, राज्य शब्दों को पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है। इन शब्दों में भेद नहीं किया है। आधुनिक समय में इन शब्दों में भेद है। इसी आधार पर अरस्तु के विचारों की आलोचना की गई है। वैज्ञानिक और संख्यात्मक वर्गीकरण। अरस्तु का वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं है। गार्नर ने इसके बारे में कहा है कि सरकारों के वर्गीकरण के रूप में यह असंगत है, क्योंकि इसमें कोई नया सिद्धांत नहीं बना है। आलोचना
इस प्रकार की आलोचना युक्ति संगत नहीं है। शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राजनीति चेतना का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया गया। आलोचकों ने कहा है कि अरस्तु ने प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया। प्रजातंत्र को वो भीड़ तंत्र कहते हैं, जो कि वर्तमान समय में प्रजातंत्र की जो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है उसके लिए सही नहीं है। प्रजातंत्र के संबंध में उनके विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अरस्तु का वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर खरा नहीं उतरता। आलोचक ये भी कहते हैं कि अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है, जो वर्तमान समय की शासन व्यवस्था, जब बड़े बड़े राज्य हैं, साम्राज्यवाद के कारण राज्यों का भौगोलिक आकार बहुत बड़ा हो गया है, उसमें सही नहीं है। अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया था वो छोटे और नगर राज्यों के लिए था। वर्तमान समय में इसे पूरे विश्व में लागू नहीं किया जा सकता। परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। अरस्तु ने जो राज्यों के वर्गीकरण के साथ साथ उसके लिए एक साइकिल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने शासन के अंदर काल चक्र के अनुसार परिवर्तन होगा और इसका एक सीक्वेंस बताया है, उसकी आलोचना की है। 2500 सालों के अंदर जो अभी तक टाइम हुआ है, तो ऐसा निश्चित नहीं है कि राजतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र ही आएगा। हम ब्रिटेन में देखें तो वहाँ राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र आ गया था। बीच में कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र की शासन व्यवस्थाओं का अस्तित्व नहीं हुआ। राजतंत्र का काल्पनिक चिंतन। अरस्तु की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि वो राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताते हैं, जो कि वर्तमान समय में सही नहीं है। अरस्तु के सिद्धांत के विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई महत्व नहीं है। वास्तव में इस वर्गीकरण का ऐतिहासिक महत्व है। सुनिश्चित आधार का यह वर्गीकरण किया गया है। राजनीति विज्ञान में ये सबसे पहला व्यवस्थित वर्गीकरण था। अरस्तु का वर्गीकरण एक तरह से मार्गदर्शक बन गया है। इसके बाद विद्वान सरकारों के वर्गीकरण में अरस्तु द्वारा दिखाए गए मार्ग से ही आगे बढ़े हैं, उसी को उन्होंने अपना आधार बनाया है। अरस्तु से पोलिबियस, मैकियावेली, बोंदा, मोंटेस्क्यू, आधुनिक विचारकों में देखें तो मेरियट सब प्रभावित हैं और अरस्तु के विचारों से प्रेरणा लेकर ही उनके द्वारा अपने सरकारों का वर्गीकरण है वह प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु का वर्गीकरण ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जिसने आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।